वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और व्यूअर्स। दुनिया को 2023 में तारीख के गर्म तरीन मौसम गर्मा का सामना हुआ। साइंसदानों का ऐसा कहना है कि 2023 में ये जो समर सीज़न था, ये तारीख का गर्म तरीन सीज़न इसको करार दिया गया है। ऑब्वियसली इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। माहौलियाती आलूदगी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हम देख रहे हैं, तमाम चीज़ों की वजह से ये चीज़ें अब हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के मौसम को देखें तो हम सितंबर के दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गए हैं, लेकिन मौसम अभी तक तब्दील होने का नाम नहीं ले रहा। और इस सब के साथ साथ एक और ये चीज़ कि बारिशें भी नहीं हो रही और ना ही इस हवाले से कोई प्रिडिक्शन है। सो सब पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि 2023 को तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया जा रहा है, तारीख का गर्म तरीन जो समर सीज़न हमने देखा करार दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न्स क्या हैं? देखिए, ये जो 2023 को गर्म तरीन जो दुनिया का पूरी ग्लोब का जो है वो गर्म तरीन साल करार दिया जा रहा है। इसमें जून से लेके अगस्त तक का जो एनालिसिस है इसमें टेम्परेचर पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यही है क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारे जो पैटर्न जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो मैन मेड है वो जैसे हमारे इंडस्ट्रियल जो हमारे कंट्रीज़ जैसे बड़े-बड़े चाइना, इंडिया, अमेरिका वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा मिक़दार कार्बन की एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो उस वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो बल्कि पूरी ग्लोब के ही टेम्परेचर इसके लिहाज से बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो है ये मौसम जो है ये साल का तारीख का गर्म तरीन मौसम रहा, ये मौसम गर्मा। लेकिन क्या हम इस बेस पे ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर इस साल ये हुआ तो आने वाले साल, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस तो होती रहेंगी और अब पहले से ज़्यादा हैं, तो आने वाले साल भी हर साल पहले से ज़्यादा गर्म तरीन होगा? देखिए, ये तो प्रेडिक्शन हो सकती है, लेकिन इसमें ये भी है, मेजर्स भी ले रहे हैं। जैसे ये टेम्परेचर जो है पूरे ग्लोब का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये लिमिट पहुंच चुकी है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा, जैसे पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न बदल जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिजास्टर आएंगे। तो अभी इस पे बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है कि इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ऊपर ना जाने दिया जाए, और कार्बन की मकदार जो है वो एटमॉस्फेयर में ना जाने दी जाए। मतलब गैसें जैसे मीथेन वगैरह जो ट्रैप हो जाती हैं ऊपर जाके, जो टेम्परेचर को ज़्यादा कर रही हैं। तो ये कोशिश है कि आने वाले सालों में इनको महदूद किया जाए, ताकि जो ग्लोब का जो टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ सके। अच्छा, देखिए, इसमें जो आप कह रहे हैं कि इस पर कोशिशें की जा रही हैं, और अगर ये कोशिशें जारी रहीं तो आने वाले वक्त में हमें इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से मेजर्स हैं जो लेने इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं, या इस वक्त क्या कोशिशें की जा रही हैं कि ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके और आने वाला जो वक्त है उसमें जो गर्मी की शिद्दत है उससे भी बचा जा सके? सो इस वक्त क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो जैसे जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उनका शेयर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का इसमें ना होने के बराबर है। लेकिन अगर हम ये भी बात करें कि हमारा क्योंकि शेयर कम है, तो हमें डिज़ास्टर नहीं आ सकते। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा कि फ्लड हमने फेस किया, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आई हैं। तो ये मेजर जो कार्बन की मकदार, इसमें जो चीपेस्ट वे जो हर बंदा कर सकता है, जो ट्री प्लांट कर लें अगर, ये भी ये माहौल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। बाकी इंडिविजुअल और जो गवर्नमेंट लेवल पे है, जैसे जो हम अभी अभी अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, तो उसको अगर कोल वगैरह से, थर्मल से हम इसको जो हाइडल या विंड और सोलर पे अगर लेके जाएं, और पूरी दुनिया पे ये बहुत ज़्यादा इस पे सोचा जा रहा है कि हम अगर कोयला, जो फॉसल फ्यूल्स जिनको कहते हैं, गैसेज या जो कोयला वगैरह, तो इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकते हैं। और दूसरे जो अल्टरनेट ज़राए हैं, इन पे अगर हम चले जाएं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर है काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर हम पाकिस्तान के इस वक्त मौसम की बात करें, ऑब्वियसली हमने अब सितंबर आ गया है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आनी है, लेकिन सितंबर में हम देख रहे हैं कि मौसम ज़रा सा भी तब्दील नहीं हुआ। हम सितंबर के दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गए हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत वैसे ही बरकरार है, बारिशें नहीं हो रही। इसकी क्या रीज़न्स है? मज़ीद
बारिशों की कब प्रिडिक्शन है, मौसम कब तब्दील होना शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी मॉनसून पाकिस्तान में चल रहा है, जैसे ये इसके नॉर्मल पीरियड होता है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। तो इस दौरान जो है जो मॉइस्चर जो है जे बे बंगाल या अरेबियन सीज़ से आती रहती है। तो इस मर्तबा स्टिल वो जो मॉनसून है वो उसको हम फेस कर रहे हैं। उससे मॉइस्चर स्टिल आ रही है, लेकिन इतनी मॉइस्चर या इसको इतनी हाइट नहीं मिल रही कि ज़्यादा बारिशें दे सकें। लेकिन लाहौर में आइसोलेटेड बारिशें हो रही हैं कहीं-कहीं पे। और ये सिलसिला अभी जैसे बारिश की प्रेडिक्शन अगले 2 से 3 दिन में लाहौर में एक वेदर सिस्टम एंटर होगा, उससे बारिशें एक्सपेक्टेड है, उनसे ये टेम्परेचर थोड़ा कम होने की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है। आपके ख़्याल में जो अगले 2 से 3 दिन में बारिशों का सिस्टम लाहौर में दाखिल होगा, उससे हम मौसम में वाज़ह तब्दीली देखेंगे। थैंक यू सो मच चौधरी असलम साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे और मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे जो क्लाइमेट चेंजेस हम एक्चुअली में देख रहे हैं, उसके हवाले से भी बता रहे थे, जो ग्लोबली एफर्ट्स की जा रही हैं उसके हवाले से भी बता रहे थे। इसी के साथ अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम इस वक्त लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर में जराइम की शरह में बेतहाशा इजाफ़ा हो चुका है और डाकू लुटेरों का राज है और रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों से नकदी छीनी जा रही है, लोगों का कीमती सामान चोरी किया जा रहा है और ये वारदातें हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो शहर में जराइम की 474 वारदातें जो थी वो रिपोर्ट हुई। और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि इसके रीज़न्स क्या हैं, क्यों ये वारदातों में इजाफ़ा। फिर हमारे यहाँ पर फोर्सेस मौजूद है, पेट्रोलिंग की जाती है, तो क्या जब ये वाक़यात रूनुमा होते हैं और जिन जिन जगहों पर ये वाक़यात हुए, सो क्या वहाँ पर मौसर निज़ाम चेक एंड बैलेंस का या इसके साथ साथ जो पुलिस का गश्त था वो नहीं था, क्या वजूहात थी और पुलिस इन चीज़ों को क्या बेहतर करने में सीरियस नज़र आ रही है या नहीं। बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 24 घंटों में 474 जराइम की वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। यानी 24 आवर्स में 474 वारदातें। वजह क्या है और जराइम की शरह हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है? देखिए, पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आए रोज़ वारदातें जो हैं शहर में बढ़ती चली जा रही हैं। कभी डकैती, राज़नी, स्नैचिंग की वारदातें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। उसमें ये एक बात सामने अब आ रही है कि महंगाई एक तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो बेकाबू है। पहले तो था कि महंगाई होती थी, एक जगह आकर रुक गई है, फिर इसको जंप लगता था, महंगाई होती थी। अब लेकिन नॉन स्टॉप जो है महंगाई का सिलसिला जो है चल रहा है। एक ये भी फैक्टर है। दूसरा, जो गैंग्स हैं डाकुओं के, जो आदि मुजरिमान जिनको कहा जाता है, वो बार बार वही गैंग जेल में जाते हैं, उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, ज़मानतों के बाद बाहर निकल के फिर वो वारदातें करते हैं। अगर एक गैंग है जो शाहदरा में वारदातें कर रहा था, अब वो उसने अपना इलाका छोड़कर काना वाली साइड पर चले गए हैं या इधर चूंग वाली साइड पर चले गए हैं। मुज़ाफ़ाती इलाकों में जो नई नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं, वहाँ पे ये लोग बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं, क्योंकि अब लोग जो हैं अंदरून शहर या शहर का वो हिस्सा जहाँ वो पहले रहते थे, उसको वहाँ से घरों को बेचकर जो नई आबादियाँ बन रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं कि खुली फ़िज़ा में जाएँ, ताकि हम अंदरून शहर का जो माहौल है उसको छोड़ें। इस वजह से लोग जब वहाँ जाते हैं तो एक तो वहाँ घर साथ साथ नहीं होते। अभी ये सोसाइटियाँ नई नई हैं, अगर एक घर यहाँ बना है तो दूसरा घर 20 घर प्लॉट छोड़ के बना होगा, जो एक बहुत बड़ा गैप है। डाकुओं, चोरों को फिर ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर वो एक घर में घुसते हैं, 4, 5, 7 डाकू ऐसी सोसाइटीज़ में घुसते हैं, तो उस घर से अगर चीखो पुकार भी होगी तो उस जो साथ घर बना हुआ है वो काफ़ी वहाँ तक ज़्यादा आवाज़, डिस्टेंस पे हाँ जी, होगा। आवाज़ नहीं जाएगी। पुलिस को भी जो है वहाँ पहुँचते हुए बड़ी मुश्किल होगी, ढूंढते हुए घर किस घर में वारदात हुई है, क्योंकि शहर का इलाका होता है। अगर शहर में वारदात हो तो पुलिस, अगर इनका 10 मिनट का टाइम है तो 12 मिनट में आ जाएगी, 15 मिनट में आ जाएगी। उन इलाकों में जाते हुए पुलिस को आधा आधा घंटा, बाद दफ़ा 1 घंटा भी लग जाता है ढूंढते हुए। उतनी देर में वो जो डाकू हैं, चोर है, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 घरों का सफाया करके आगे निकल जाते हैं। जो उनके हथे चढ़ता है उसको लूट के निकल जाते हैं। अब जो वारदातें हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि शॉप रॉबरीज़ में जो हैं, क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, डाकू जो हैं वो वारदात के दौरान किसी अगर स्टोर पे उनको कुछ सिगरेट नज़र आते हैं तो वो सिगरेट लूट के ले जाते हैं।
मतलब किसी मेडिकल स्टोर पे घुसते हैं, उनको अगर दवाई नज़र आती है तो जान बचाने वाली दवाइयाँ भी लूट के फ़रार हो जाती हैं। इस तरह के कई वाक़यात जो हैं हमने FIR देखी, यानी कि मैंने देखी हैं। ज़रूरत की हाँ चीज़ें, जी, जिस भी चीज़ जी, की जी, ज़रूरत है, अब नकदी, ज़ेवरात, बिल्कुल, पैसा, ये बिल्कुल। चीज़ें नहीं लूटी जा रही हैं। अब जो हाथ हाथ लग लग रहा रहा है है, वो जिस लेकर चीज़ की भाग जाते ज़रूरत है, हैं। वो लेकर भाग रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ महंगाई जो आपने की, क्योंकि मौशी सूरत हाल मतलब अगर हम देखें तो लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और साथ साथ महंगाई का ग्राफ वो दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। ऐसे ही। सो आपको लगता है कि एक ये वजह है। दूसरा जो आपने इसकी बुनियादी वजह बताई वो ये थी कि ये आदी मुजरिमान जी, जी, ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं, पुलिस बिल्कुल, पकड़ती है, जेल जाते हैं, फिर ज़मानत होती है, फिर फिर बाप बाहर आ जाते हैं। क्या इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? क्या कोई इनकी FIR इन पर नहीं कटती? और फिर जब ये कहीं और वारदात करते हैं तो क्या वो सिस्टम सारा नहीं बता रहा होता? और फिर ऐसे मुजरिमान को ज़मानतों पर ठीक है, एक दफ़ा छोड़ दिया, लेकिन अगर किसी ने दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जुर्म किया तो फिर उसको छोड़ा क्यों जाएगा? रिकॉर्ड तो पुलिस के रिकॉर्ड में तो सेंट्रलाइज़ सिस्टम है, सारा कुछ आ जाता है। अच्छा देखिए, बात ये है कि किसी भी चोर, डाकू के ख़िलाफ़ अगर उसको जेल भेजा जाए तो FIR काटी जाती है। FIR के बगैर किसी को हम जेल नहीं भेजती पुलिस। दूसरा ये है, आपने रिकॉर्ड की बात की है, तो इनका रिकॉर्ड एक सारा CRO ब्रांच है, वहाँ पर कंप्यूटराइज़ अब हो चुका है, पहले मैनुअल था, अब वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज़ हो चुका है, उसमें सारा ये सेव है। अगर एक डाकू है, उसने वारदात की है सन 2015 में, तो बीच में अगर वो 6 साल रूपोश रहा है, अब आगे उसने फिर वारदात की है, पकड़ा गया है, तो वो सारा वो डेटा जो सारा है उसका वो डेटा आ जाएगा। सामने आ जाएगा। लेकिन फिर ये क्यों इसमें ज़मानतों दूसरी, पर क्यों मैं छोड़ा वही जाता है? अब आगे वही आपके सवाल का जवाब देने लगा कि हमारा तफ्तीशी निज़ाम जो है, जो तफ्तीश जिस थानेदार के पास जाती है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, वो उसके मुकदमे की तफ्तीश करता है, तो बाज़ औक़ात ये लोग ऐसी नाक़िस तफ्तीश करते हैं जिसका मुल्ज़िमान को फ़ायदा होता है। डाकू, चोर, लुटेरे वो उस नाक़िस तफ्तीश का फ़ायदा उठाते हुए उनके जो वकला हज़रात हैं वो अदालत में फ़ाइट करते हैं। रेड हैंडेड पकड़े हुए डाकू, चोर बआसानी छूट जाते हैं, हुँ, वो फिर आगे वारदात करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारा रिलीफ जो है अदालतें हमें देंगी। हुँ। तफ्तीशी जो हैं उनकी नाक़िस तफ्तीश या कह लें कि कमज़ोर शवाहिद उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं। बाज़ औक़ात तफ्तीशी अफसरान, पाकिस्तान है आपको पता है, हर बंदे को पैसे प्यारे हैं। तफ्तीशी जो हैं, चोर डाकुओं का माल जो लूटा हुआ है उससे मतलब लेके उसका केस ही इतना कमज़ोर पेश करते हैं अदालत में, आपको क्या उन्हें लगता फ़ौरी है तौर कि पे ये जिस तरह से ये इनको रिहाई मिलती है या ज़मानतें मिलती हैं इन चोरों को, डाकुओं को, इसमें क्या पुलिस की अपनी मिलीभगत भी होती है? क्योंकि ये कहा जाता है, ये मैंने तो अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जिस भी इलाके में अगर आपको वहाँ नाका लगा हुआ नज़र आएगा ना, तो वहाँ चोरियाँ भी हो रही होंगी, क्योंकि ये इनकी इन्वॉल्वमेंट से ये काम होते हैं। सो आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? और फिर जब ज़मानतें देते हैं तो क्या अब हमारे यहाँ पर पुलिस का निज़ाम भी, तो मतलब वो जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है उसकी अशद ज़रूरत है, पुलिस की अपनी मिली भगत भी तो होती है ना? देखें, पुलिस में भी कुछ काली भेड़ें हैं जो बर्खास्त शुदा हैं, जिनको नौकरी से निकाला गया, उनकी जो करतूत है अच्छी नहीं थी, उस वजह से उनको निकाल दिया गया। तो उसके बाद ज़ाहिर है उनकी तनख्वाह बंद होगी महकमे से। उन पे एक लेबल ज़रूर रखा हुआ लगा हुआ होता है कि ये पुलिस मुलाजिम है। अब वो उस लेबल का फ़ायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त को साथ मिलाया जो क्रिमिनल माइंड है, बाइक्स पे रातों को फिर रहे हैं, जो भी शहरी नज़र आया उसको रोका, वर्दी पहनी होती है, अपनी शनाख्त छुपाई होती है, हाँ भी तलाशी दो, ये वो, उस बहाने उससे जो हाथ लगा लूट के फ़रार हो जाते हैं। पकड़े भी गए हैं कुछ पुलिस वाले, जो तफ्तीशी अफसरान हैं या CIA की पुलिस है, उन्होंने कुछ पुलिस मुलाजिम ऐसे पकड़े हैं जो वारदातों में मुलव्वस थे, जो बर्खास्त शुदा थे कुछ लाहौर के थे, कुछ लाहौर से बाहर से भी आए हुए थे, उनको पकड़ा गया। पीछे एक रावलपिंडी का था SPU का मुलाजिम, वो लाहौर में वारदातें करता था, डकैती हफ्ते में आए 2-3 वारदातें की बड़ी, फिर अपना पिंडी चला जाता अच्छा, था। अब इन चीज़ों और को की अदालत बेहतरी जी के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा रही है? वक्त की किल्लत देखिए, है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। स्ट्रेटजी वही है। पुलिस अफसरान कहते हैं जी हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, नित नई जो चीज़ें हैं वो पुलिस के निज़ाम को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। इसमें कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मेजर स्टेप, जैसे कहते हैं ना कि 2, 4, 5, 10 नहीं, सैकड़ों मुलाजिम जो नाहल हैं उनको पोस्टिंग से OSD किया जाएगा, तो फिर ये बात जाके बनेगी। क्योंकि तफ्तीशी निज़ाम, जो तफ्तीशी अफसर है, सबसे पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक होगा, मजबूत केस बनाएगा किसी भी डाकू चोर के ख़िलाफ़, जिससे
उसको अदालत से सज़ा मिलने का कोई इम्कान हो। किसी भी डाकू चोर को 2 साल 3 साल 7 साल कैद होगी तो उसको तो फिर थोड़ी सी ये समझ चीज़ें आएगी। जो हैं ये बिल्कुल थोड़ी सी बेहतरीन बेहतर हो होंगी, सकेंगी। बेहतरीन होगी। सो आपके ख्याल में इन वारदातों की ऑब्वियसली रोकथाम के लिए या इनमें कमी के लिए पुलिस रिफॉर्म्स का होना और हमारे तफ्तीशी निज़ाम का मरबूत होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच। शाहिद रिजवी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं डार्क वेब पर। ये बेसिकली है क्या, किस तरह से इस पर काम किया जाता है और इसके बेसिकली नुकसानात क्या हैं। बुनियादी तौर पर जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है ओपन वेब और एक होता है डीप वेब। जब हम ओपन वेब की बात करते हैं और हम सब लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जो हम सब मेरे जैसे कई लोग मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो 1% ऑफ द इंटरनेट एंड दैट इज़ कॉल्ड ओपन वेब। इसके साथ साथ एक होता है 99% जो इंटरनेट का हिस्सा है वो डीप वेब पर मुश्तमिल है, जो चीज़ें हमें नहीं पता, जो बैक एंड पे काम कर रही होती हैं। और इस डीप वेब में आता है डार्क वेब, जिसका लोग नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और ये नुकसानात हैं क्या, इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ IT एक्सपर्ट मुस्तफ़ा लियाकत इस वक्त शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा। सो हाउ वुड यू डिफाइन डार्क वेब? मैंने तो बताया कि डीप वेब का हिस्सा है डार्क वेब, बट हाउ वुड यू एक्चुअली डिफाइन इट? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। और डार्क वेब से पहले मैं थोड़ा सा आम जो लिसनर्स हैं हमारे, उनको मैं थोड़ा सा वजाहत करता जाऊँ कि जो ओपन वेब है और डीप वेब है, दोनों में फ़र्क क्या है। कुछ ये टर्म्स इस तरह से है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती हैं लोगों के लिए ना। तो ओपन वेब आ जाता है। ओपन वेब की आपकी एग्जांपल क्या है? आप जो गूगल यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली ओपन वेब है। और एज़ पर न्यू स्टैटिस्टिक्स ये जो 1% से 4% इसका यूजेज हो चुका हुआ है। और इसमें फ़र्स्ट करेक्शन ये है। और इसके अलावा फिर आपका जो इसमें ओपन वेब के बाद आपका डीप वेब आ जाता है। डीप वेब में आगे फर्दर कैटेगराइजेशन डार्क वेब की भी है। जो डीप वेब है ये अप टू 94% से 96% है। और इसमें से जो डार्क वेब है जिसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे, वो इसमें तकरीबन अप टू 4% है। अच्छा, ये थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करते हैं कि पता नहीं डीप वेब जो है वो बहुत ज़्यादा जो नुकसानात है उसके नुकसानात नहीं है डीप वेब के। बेसिकली डीप वेब नॉट ऑल टेक्नोलॉजी। इसमें जितने भी आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जितने आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितनी भी आपकी सिक्योर कम्युनिकेशंस हैं, वो सारी इसी में ही हो रही है। ठीक है, आपकी जितनी भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की डेली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सिक्योर इन्फॉर्मेशन हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक मिनट देखिए, ओपन वेब तो वो है, वो इंटरनेट का हिस्सा है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ लॉग इन करते हैं, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसे फुलफ़िल कर लेते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, दिस इज़ ऑल कॉल्ड ओपन वेब। ठीक है, डीप वेब का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? जो ब्रांड्स हैं, जो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं या बैंक्स कर रहे होते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ब्रांड्स बेसिकली नहीं है, इसमें जो आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उसका यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपकी FIA पाकिस्तान की CIA है, सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस के लिए डीप वेब का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज़ हो रही है। फिर आपके डेली बेसिस पे जो मैसिव लेवल पे इंटर बैंक जो है, ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है, सारी डीप वेब के ही थ्रू हो रही है। इसके पॉजिटिव साइंस भी, इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसमें जो विसल ब्लोइंग, आपको पता होगा कि विकीलीक्स में जो लीक्स वगैरह आई थी, एनोनिमसली जो चीज़ें जो है सारी सिक्योरली ट्रांजेक्ट, इस तरह की इन्फॉर्मेशंस की भी जो पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो हेल्पफुल है, उसकी विसल ब्लोइंग भी होनी चाहिए। जुलियन असांज जो अभी तक इसमें मुकदमात वगैरह भुगत रहे हैं, जिसने विकीलीक्स का मामला किया था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लीक्स भी पब्लिक में आई थी। इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा लीक्स वगैरह आती रहती है। की बात करें, डीप वेब के हवाले से भी इसके फ़ायदे भी हैं। अगर इसमें आगे आ जाता है डार्क वेब, ये जो डार्क वेब है, ये जो ओवरऑल डीप वेब का 4% है, ये इतना जो काफ़ी ज़्यादा इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर हम आम आवाम को समझाना चाहे कि आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने कोई असला ख़रीदना है, ठीक है, आपने कोई इल्लीगल बुक्स वगैरह ख़रीदनी है, आपने कोई इल्लीगल सब्सटेंसेस या ड्रग्स वगैरह ख़रीदने, आप इसमें डार्क वेब में ख़रीद सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जो हो डार्क वेब के आगे काफ़ी ज़्यादा नुकसानात वगैरह भी हैं। इसमें जो एक टेक्नोलॉजी होती है द ऑनियन राउट, इसको यूज़ कैसे करना है
क्योंकि जो इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप वेब, मैं समझता हूँ कि जो आम आवाम है उसको डीप वेब की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, ना उसके बारे में कुछ R&D वगैरह करनी चाहिए। इसकी आम बेसिक वजह आवाम देखें, आपने कहा कि जो डीप वेब है वो सिक्योरिटी कंपनीज इस्तेमाल कर रही होती हैं, बैंक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। आप कह रहे हैं आम लोगों को इस तरफ नहीं आना चाहिए। आम लोग आएंगे ही क्यों इस तरफ? यानी कि अगर मैं हूँ और मैं क्यों जाऊँगी डीप वेब की तरफ, या XYZ क्यों जाएगा डीप वेब की तरफ? जो जो जितने भी हमने तरक्की की है, बेसिक वजह जो इसमें क्यूरियोसिटी, क्योंकि एक चीज़ में इंसान क्यूरियस है ना, ये डीप वेब है क्या, उसमें अगर आप जो इसमें स्पेशलाइज वे से जाएंगे, इसमें मालूमात के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स के थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे, आप डीप वेब का पॉजिटिव यूज़ करेंगे। और अगर अनऑथराइज्ड जो इसमें जो और जो बगैर ट्रेनिंग के मामलात के थ्रू अगर आप जो डीप वेब की ट्रेनिंग्स वगैरह में इसका पार्ट बनते हैं, तो वो आपके लिए मुश्किलात का बायस हो सकता है। आप किसी भी इस तरह की सिचुएशन में ट्रैप हो सकते हैं कि देखें, आपको VPN का नहीं पता, आपको डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी मेजर्स लेने का नहीं पता, ठीक है, आपके पासवर्ड्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, आप इसको यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, आपकी बैक ट्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। जिस दिन आपने डीप वेब पे आपकी इन्फॉर्मेशन डाल दी, वो अब आपकी इमोर्टल है, वो आपकी कभी ख़त्म नहीं होनी है। एक हाथ से दूसरे हाथ में जानी है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जानी है, तीसरे हाथ से एक ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होगी। और अभी जो डीप वेब के एनालिसिस के मुताबिक कुछ फेमस ट्रिप की एडवाइजरी कंपनीज़ भी हैं, कुछ एविएशन इंडस्ट्री की भी कंपनीज़ हैं, लिटरली उनके $500, $600, $700 में 50 GB, 70 GB, 80 GB वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक की अवेलेबल है, वो मिल रही है, जो इजी टू एक्सेस। आप पेमेंट करें, और इसमें थोड़ा सा पेमेंट्स के वाले से भी मांगूंगा, आप पेमेंट करें, उसमें आपका फर्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका ईमेल है, आपका एड्रेस है, यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होती। अब वहाँ से जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, अब आपके उसमें पासपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, आपके पासपोर्ट्स की भी इंफॉर्मेशन, वो ज़ाती इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल है, जो पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। उसी को यूज़ करते हुए लोग स्कैम्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली ही मेरी फैमिली में वाक़या हुआ है कि फ़ोन आया है, मेरे कज़न का नाम उमैर है, उमैर को पुलिस ने पकड़ लिया, जो बाहर है, ठीक है, उसके लिए उसका असिस्ट करना है, उसके लिए ना हमें एमरजेंसी तौर पर 1.5 लाख रुपया देना है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहीं से उसने इन्फॉर्मेशन कहीं किसी ओपन वेब में उसने इन्फॉर्मेशन डाली है, वहाँ से कहीं इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, वहाँ से उसका कॉल आ गया पूरे बैकग्राउंड्स के साथ, ठीक है। अब वहाँ से उन्होंने विदाउट रिसर्च उन्होंने 1.5 लाख रुपये जमा करवा दिया है। अब जब जमा करवा दिए, उसके 1-2 घंटों बाद उन्होंने बोला कि अब मैं फ़ोन तक करूँ, और बाकी कज़न को उनका, तो वो तो हमारे पास बैठा हुआ है। अब ये देखें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो डीप वेब के थ्रू इन्फॉर्मेशन फ्लुएंट हुई है, उसको पकड़ के लोगों ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया है, और आगे बाकी डीप चीज़ें वेब जिसमें पे यूज़ लोग की किस हैं। तरह से इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं? एक तो देखिए, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम अपना यूज़र नेम भी दे रहे हैं, अपना एड्रेस भी दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो दिस यू थिंक दिस इज़ ऑल सिक्योर, बट ये ओपन वेब हो गया। डीप वेब पे कैसे हम लोग ये चीज़ें एंटर करेंगे? क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? क्यों हम वहाँ पर जाएंगे देखिए, व्हेन वी हैव नथिंग टू डू विद द डीप वेब? एग्जैक्टली, जो देखिए, जो नॉर्मली ओपन वेब के प्रोटोकॉल्स है, उस तरह से ही पासवर्ड्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स, वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर्स, बाकी चीज़ें भी उसी तरह के ही इसी में डीप वेब में भी है। आपने यहाँ पे भी पासवर्ड्स वगैरह डालने, आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिलेगी, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी ली जाएगी, अगर आपने किसी की सब्सक्रिप्शन की हुई है, बाकी मामलात किए हैं। अच्छा, इसमें जो एक जो सबसे ज़्यादा जो डीप वेब में, स्पेशली डार्क वेब में, जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज वगैरह के इन्फॉर्मेशन वगैरह को यूज़ किया गया है। जितनी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है, गारंटीड, वहाँ पे अगर आप डीप वेब पे जाएं, वहाँ से आगे डार्क वेब में आपको वो गारंटीड कहते हैं आपकी, हम पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करवा के बाकी मामला को एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे एनोनिमसली 3-4 सर्वर से 3-4 ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपको वॉश आउट मनी वगैरह वापस दे देते हैं। यूजुअली जितनी भी फ्रॉड, ये जो ड्रग्स की डीलिंग हो रही है, आपके असला की हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, सारी जिस तरह की भी, सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह यहाँ से लिथुआनिया वगैरह से लेके आगे यूरोप के आखिरी पार्ट तक जितनी भी ह्यूमन की सप्लाई हो रही है, इसमें सारी ज़्यादा डार्क वेब आपके अच्छा, इन्वॉल्व है। डीप वेब का इस्तेमाल कौन लोग ज़्यादा करते हैं? जितने भी जो मैंने जैसे शुरू में बताया, गवर्नमेंट लेवल पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, नेगेटिवली कौन लोग करते हैं? नेगेटिव पूछ। नेगेटिवली आपके हैकर्स, ठीक है, आपके जो शरपसंद लोग हैं, इस तरह के जो चोरी चकारी वाले लोग हैं, जो
आपके बदमाश टाइप के लोग हैं। वो इसको इस्तेमाल करना कैसे सीखते हैं? यानी अगर मैं किसी चोर लुटेरे की बात करूं या किसी शरपसंद की बात करूं, तो नॉर्मली ये लोग इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट या इस तरह के लोगों के पास, ये जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये चीज़ें मालूम होंगी। ये लोग कैसे सीखते हैं ये चीज़ें? देखिए, अगर हर चीज़ जो है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, अब आपके पास यूट्यूब के थ्रू, डिफरेंट किस्म के सोर्सेज के थ्रू आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, आपको अगर उर्दू पढ़ना आती है, देखें जो तो अनएडुकेटेड पर्सन है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो तो डीप वेब, डार्क वेब वगैरह में जाते ही नहीं है। और यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर लोग ऐसे भी हैं जिनको फेसबुक भी चलाना नहीं आता। वो जो लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, और इसमें जो वो यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेंगे, वहाँ से वहाँ पे एक्सेस होती हुई डीप वेब में आ गए हैं, और डीप वेब से आगे वो डार्क वेब की एक्टिविटीज़ वगैरह में आ जाते हैं। एक वर्ड हम टीवी पे भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चेक करें कि सीपी वर्ड टर्म यूज़ होता है, एब्रीवेशन है, वो सबसे ज़्यादा स्टिल जो है दुनिया में उसके जो वर्किंग वगैरह हो रही है, सीपी आप लोगों ने सर्च करना है, सीपी इन डीप वेब, इसका मीन क्या है। ठीक है, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इस तरह की फील्ड है कि जिस पे सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशंस भी होती हैं, बाकी मामलात भी होती हैं, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड वीडियोस वगैरह जो इसमें शेयर की जा रही होती हैं। और इसके अलावा अगर हम जो डार्क वेब के हवाले से ट्रांजैक्शंस वगैरह की बात करें, जितना गूगल का एक साल का प्रॉफिट है, इतना यहाँ पे एक महीने में ट्रांजैक्शन हो जाती है। इतना इसमें फ़र्क है। 75,000 GB से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा है। डार्क वेब का इस्तेमाल मोस्टली कौन लोग कर रहे होते हैं? मोस्टली आपके जो हैकर्स हैं, ठीक है, आपकी जो ड्रग्स वगैरह, असला वगैरह और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह वाले। इससे किया क्या जा सकता है डार्क वेब से? इसमें एक रेड रूम के हवाले से जो सबसे ज़्यादा इसमें और बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लेदर का पर्स लेते हैं, ठीक है। एक कंपनी ने डीप वेब में ही एक्सपेरिमेंट किया, डार्क वेब में स्पेशली। उसने आपने गाय का लेदर की तो चीज़ ली हुई होगी, हिरन के लेदर की भी, मगरमच्छ के लेदर की भी, कभी इंसानी लेदर की भी कोई चीज़ प्रोडक्ट है। ये चीज़ इमेजिन करें, एक इंसानी लेदर की प्रोडक्ट बिक रही है। इस पे उन्होंने कोई एक्स अमाउंट रखी थी, फॉर एग्जांपल $1500 का हम आपके ह्यूमन पर्स देते हैं, और डार्क वेब वाले यूज़ करने वालों ने इतने उसको प्री ऑर्डर दे दिए कि उनको अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ये जितने खपती दिमाग वाले, जितने भी शरपसंद अनासर है, हैकिंग वाले, ये सारे डार्क वेब में इस तरह की एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं। इसमें एक टर्म और भी यूज़ होती है, वो होती है रेड रूम। रेड रूम के हवाले से आपने किसी को किडनैप किया है, ठीक है, उसको ले आए हैं, अब वहाँ पे बिडिंग हो रही है। अब वहाँ पे बिडिंग हो रही है, देखें कुछ वर्ड्स हैं, कहना तो नहीं, मतलब दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट बिडर ने पैसा लगाया है, ये जो बंदा है, ये जो रेड रूम में है, इसका कान काट दें, ठीक है, और कान भी एक स्पेसिफिक वे से, ये एंगल से काटना चाहिए, वो उसका कान काट दिया जाता है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह के मामलात भी हैं। और एक कपल की अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि उनको क्रिमिनल्स ने पकड़ा है, ठीक है, और उसके अलावा जो है अब उसके एक सूप पिला रहे हैं, ठीक है, वो बंदा जो है सूप पी रहा है, वो साथ में रो रहा है। ये बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो हुई है। अब इसके बैकग्राउंड में क्या था कि उसकी बीवी को उन्होंने काटा है और उसका सूप बना के उस बंदे को पिला दिया। तो ये जस्ट छोटी सी एग्जांपल्स हैं, ऐसे लेकिन ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? जस्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली, एक तो ये चीज़ है, और सेकंड, और ये नॉर्मल लोग नहीं होते, साइकोपैथ्स होते हैं। एग्जैक्टली। अभी कुछ साइकोपैथ इस तरह से भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, आपने लाइफ में अच्छी जॉब्स भी कर ली, आपने अच्छा कमा भी लिया, आपके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ भी हैं। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब अगला क्या है? ये जो ये अगला क्या है, ये चीज़ें इंसान से सब कुछ करवाती हैं कि उसमें आस्ता आस्ता वो चीज़ों में क्यूरियस होता है। अच्छा, ये नहीं चीज़ है, एक परिंदा जो है, उसकी अगर उस पर अगर हम कोई तशद्दुद करेंगे तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, कुछ लोग इसको भी जानना चाह रहे हैं। अब उस पर भी पैसा लग रहा है, हर किस्म के मोड्स पे वर्किंग। बिल्कुल ठीक। अभी हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ये जो डार्क वेब आप बता रहे हैं, एक तो आपने कहा कि डीप वेब पे अगर आपका कोई काम नहीं है, सो यू डोंट नीड टू गो टू दैट, बट हाउ वी कैन अवॉइड द डेंजर्स ऑफ डार्क वेब? इसके जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो जाना ही नहीं है इस पे, आपने इस पे जाके इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन एक बार चलेगी तो उसके बाद आप सिक्योर। क्योंकि डार्क वेब पर जाने के लिए आपसे आप
आपका नाम, पासपोर्ट, ये एग्जैक्टली सब चीज़ें कुछ पूछा जा उसको सकता है। एंटर करने के लिए चीज़ें मांगी जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ठीक ही है, है। सो यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर इट। अच्छा, एग्जैक्टली नेक्स्ट। और इसके अलावा जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ओपन वेब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। अब वहाँ से भी आप लोगों ने जो मेरी सजेशंस होती हैं, जैसे कि लास्ट टीवी शो में भी मैंने बोला था, आपके सिक्योर पासवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन उतनी ही सोशल मीडिया पे देनी है जितनी ज़रूरत है। ठीक है, पर्सनल लाइफ की उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी ज़रूरत है। पासवर्ड्स वगैरह आपके सिक्योर हो, आप उसको रेगुलरली चेंज करें। ठीक है, और इसके अलावा जो और डिफरेंट किस्म की प्रिकॉशंस वगैरह हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखें, वरना जिस दिन आपकी इन्फॉर्मेशन चलेगी जो ऑब्वियसली कोई भी इसका मिसयूज़ करके आपको ट्रैप कर सकता एग्जैक्टली है। इसको बिल्कुल ट्रैप ठीक कर हो सकते गया। हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूज़, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।